दोस्तों, आज की फिल्म है द वाइट मसाई। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये दुनिया कितनी अनोखी है। किसी के प्रेम में पड़ जाना बस इत्तेफाक है या समय की कोई गहरी चाल। प्रेम आज भी एक पहेली है जिसे जितना सुलझाओ इंसान उतना ही उलझता जाता है। आज हम मसाई सभ्यता के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका की मसाई जनजाति अपने अनोखे कल्चर को जिंदा रखने के लिए हजारों सालों बाद आज भी बिना आधुनिक संसाधनों के अपना जीवन गुजार रही है। मसाई जनजाति को चरवाहों और योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। ये जनजाति तंजानिया और केनिया के जंगली रेगिस्तान इलाकों में निवास करती है। केनिया और तंजानिया में इनकी सभ्यता लगभग 10 लाख के करीब है। बड़ी अनोखी है मसाई जनजाति की सभ्यता। ये लोग किसी की मौत के बाद उसके शव को ना ही दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि शव को खुले में छोड़ देते हैं। इनका मानना है कि ज़मीन में शव को दफनाने से ज़मीन खराब हो जाती है। मसाई समुदाय अपनी सभ्यता के लिए काफ़ी मशहूर है। इस जनजाति के लोग सरकारी नियम और कानून पर नहीं चलते, बल्कि इनके अपने बनाए नियम कायदे हैं। ज़्यादातर मसाई मरालाई, सेरेनगेटी, उम्बोसिली के पास रहते हैं। ये लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे इनकी पहचान आसानी से हो जाती है। चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1988। फिल्म की शुरुआत में हम एक जर्मन महिला को देखते हैं। उसका नाम कैरोला है, जो स्विट्ज़रलैंड में रहती है। वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीफन के साथ वैकेशन एंजॉय करने केनिया आई है। वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए थे और कल उन्हें स्विट्ज़रलैंड वापस जाना है। उनके पास बस आज का दिन है। स्टीफन उसे मोम्बासा चलने के लिए कहता है। वो अपना आखिरी दिन वहीं बिताएंगे। दोनों 2 साल से रिलेशन में थे। दोनों एक फेरी में सवार हो जाते हैं। कैरोला फेरी के उस तरफ देखती है। 2 मसाई वॉरियर खड़े हैं। उसने बस उनके बारे में सुना था, पर कभी देखा नहीं था। उन्हें देख उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उनमें से एक शख्स था लेमालियन। वो भी कैरोला की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो उसे एक तक देख रही थी, मानो जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। शायद वो पिछले जन्म में एक मसाई हो, इसीलिए उसका आकर्षण लेमालियन के लिए बढ़ता जा रहा था। कैरोला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोम्बासा उतर जाती है। वहाँ स्टीफन एक शख्स से वीड खरीदने जाता है। वो शख्स उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। उस वक्त केनिया में क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और लूटपाट, मर्डर, रेप आम बात थी। कैरोला उसे समझाती है कि ये जगह सेफ नहीं है। आखिर वही होता है। वो शख्स अपने दोस्तों को लेकर उन्हें दौड़ा लेता है। दोनों भागने लगते हैं। मार्केट में उसी मसाई शख्स से टकरा जाते हैं, जिसे कैरोला ने फेरी में देखा था। वो सभी लड़के लेमालियन को देख वहाँ से चले जाते हैं। मसाई लोगों से वहाँ के लोग काफ़ी डरते थे। स्टीफन कहता है, हम खो गए हैं, हमें फेरी तक पहुंचना है। दोनों फेरी में उसके साथ चले जाते हैं। वहां स्टीफन उनके साथ अपनी तस्वीर लेता है। कैरोला और लेमालियन एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। शायद उसके भीतर प्रेम का फूल खिलने लगा था। वो रात फेरी से उतरते हैं और उन्हें ले जाने वाली आखिरी बस छूट जाती है। पर बस के छूट जाने से कैरोला काफ़ी खुश थी। तभी लेमालियन वहाँ आ जाता है और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है, पर स्टीफन उनके साथ नहीं जाना चाहता है। उसे डर था कि वो उनके साथ कुछ कर न दे, पर कैरोला जाने को तैयार थी। लेमालियन दूसरी बस से उन्हें होटल छोड़ता है। वहाँ कैरोला उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर होटल में मसाई लोगों को एंट्री नहीं थी। लेमालियन वापस जाने लगता है। उसके इस तरह जाने से कैरोला को अच्छा नहीं लगता। वो उसे रोकती है, पर स्टीफन उस पर गुस्सा हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर कैरोला का मानना था, उन्होंने उनके लिए इतना किया तो उन्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कैरोला उनके साथ बाहर चली जाती है, पर स्टीफन नहीं आता। वो बाहर दोनों के लिए ड्रिंक ले आती है। कैरोला लेमालियन के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती थी। वहाँ वो ड्रिंक के बाद लेमालियन के साथ डांस करने लगती है। तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है। दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और वो ज़बरदस्ती कैरोला को वहाँ से ले जाने लगता है और वो गुस्से में लेमालियन को धक्का दे देता है। पर कैरोला उसकी इस हरकत के लिए माफ़ी मांगती है और दोनों वहाँ से होटल चले जाते हैं। रात उसे बस लेमालियन का ही ख्याल आ रहा था। कैरोला इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी। स्टीफन एक अलग ही किस्म का आदमी था। वो उसके साथ एक कैदी की तरह महसूस करती थी। दूसरे दिन दोनों एयरपोर्ट पर जाते हैं। आज उन्हें स्विट्ज़रलैंड वापस जाना है, पर काफ़ी सोचने के बाद कैरोला ने अपना इरादा बदल लिया था। अब वो स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना चाहती है। वो स्टीफन से अपने सारे संबंध तोड़ देती है, क्योंकि ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं जिसमें प्यार और विश्वास ना हो। पर वो इस रिश्ते के टूटने से काफ़ी दुखी भी थी। स्टीफन भी उसका मजाक उड़ाता है कि वो ऐसे इंसान के लिए ये रिश्ता तोड़ रही है।
जिसका कोई वजूद नहीं है। स्टीफन कैरोला को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देख कैरोला की आंखें भर आई थी। वो उस जगह जाती है जहाँ कल रात उसने लेमालियन को छोड़ा था, पर वहाँ बस लेमालियन का दोस्त था। वहाँ पता चलता है वो बार्सलोई अपने घर चला गया, जो कि संबूरू लैंड में है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे नैरोबी से बस लेना होगा और फिर मरालाई में उतर जाना होगा। वहाँ एलिजाबेथ से मिलना, बाकी बातें वहाँ पता चल जाएंगी। कैरोला बस में बैठ जाती है। लगभग 13 घंटों के लंबे सफ़र के बाद वो मरालाई पहुँच जाती है। वो जगह मानो दुनिया के अंतिम छोर पर थी, जहाँ आज तक कोई पहुँच ना पाया हो। पहाड़ों से घिरा हुआ बंजर रेगिस्तान, हर तरफ मसाई जनजाति के लोग दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ से मसाई लोगों का निवास शुरू होता था। कैरोला वहाँ एलिजाबेथ से मिलती है। एलिजाबेथ भी एक जर्मन महिला है। बहुत पहले वो केनिया आई थी, फिर उसने यहीं के एक शख्स से शादी कर ली और यहीं शिफ्ट हो गई। दोनों मार्केट में जाकर सबको लेमालियन की तस्वीर दिखाते हैं। शायद किसी को उसके बारे में पता हो, क्योंकि उनका एक ठिकाना नहीं था। कैरोला वहीं लेमालियन का इंतज़ार करती है। लेमालियन को उसकी खबर पहुंचा दी जाती है। शाम वो बस लेमालियन की ही बातें कर रही थी जब उसने पहली बार उसे देखा था। उसे लगा शायद वो आज तक इसी दिन के लिए जी रही थी। रात कैरोला देखती है लेमालियन घर के बाहर खड़ा है। सुबह तक वो दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं। फिर लेमालियन उसे लेकर अपनी बस्ती में चला जाता है, जो एक बंजर रेगिस्तान के बीच में था। वहाँ और भी मसाई परिवार रहा करते थे। वहाँ वो कैरोला को अपनी माँ से मिलवाता है। वहाँ वो अपनी छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं। उनसे मिलकर वो काफ़ी खुश होती है। उसे भी थोड़ी मसाई भाषा समझ आती थी, क्योंकि उसने मसाई कल्चर के बारे में पहले भी काफ़ी सुना और समझा था। शाम वो लेमालियन को ढूंढने बाहर चली जाती है। वहाँ वो देखती है लेमालियन के साथ और मसाई ट्राइब्स हैं, जो एक जानवर का गला चीरकर उसका खून पी रहे थे। उनका मानना है कि जानवर का खून पीने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। कैरोला को देख ये थोड़ा अजीब लगता है। लेमालियन उसे वहाँ से जाने का इशारा करता है। वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह उस दिन की रात बीत जाती है। दूसरे दिन लेमालियन मरे हुए जानवर का हिस्सा लेकर आता है और उस जानवर का एक टुकड़ा कैरोला को खाने के लिए देता है, पर वो उसे खाने में काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि वो मसाई समुदाय के रहन सहन से परिचित नहीं थी। दोपहर कैरोला उस जगह जाती है जहाँ सारे पुरुष स्त्री नहाते थे, पर लेमालियन उसे सबके सामने नहाने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई कैरोला को इस तरह से देखे, और वो उसे दूसरे जगह लेकर जाता है। उसी दिन दोनों इंटीमेट होते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ पता चलता है प्रेम किसी भाषा और जाति को नहीं मानता। दूसरे दिन कैरोला पास के चर्च में जाती है, जिसका फादर पैटर था। वो कहती है क्या वो उसे मरालाई जाते वक्त लिफ्ट दे सकता है, ताकि वो अपने खाने का सामान वहाँ से खरीद सके, पर पैटर उसे ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है ये व्हीकल इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के लिए है, और वहाँ से चला जाता है। पैटर का रूखा बर्ताव देख कैरोला को काफ़ी बुरा लगता है। उसी दिन वहाँ एक शख्स आया था। वो वहाँ के मसाई कम्युनिटी का मिनी चीफ था। वो कहता है गोरे लोगों को इस जगह रहना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की रेसिडेंट नहीं है और ना ही यहाँ के किसी शख्स से शादी की है। कैरोला उसे कुछ पैसे निकाल कर देती है। वो बताता है कि उसे नैरोबी शहर जाकर यहाँ रहने का परमिट रजिस्टर्ड करवाना होगा, वरना वो यहाँ नहीं रह सकती। दूसरे दिन वो लेमालियन के साथ नैरोबी चली जाती है। वहाँ वो एक होटल में रुक जाते हैं। लेमालियन सामान लेने बाहर चले जाता है, पर अब कैरोला की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शाम लेमालियन आता है, पर कैरोला उससे अपने तबीयत का कोई जिक्र नहीं करती। उसके बाद दोनों नैरोबी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, पर वहां गार्ड लेमालियन को भीतर जाने से मना करता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों के साथ अंदर जाना मना है। लेमालियन को इस बर्ताव से काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने समुदाय का एक योद्धा है और वो ऐसे अपमान नहीं सह सकता। दोनों मार्केट में लेमालियन के लिए कपड़े लेने चले जाते हैं। शाम वो दोनों बाहर जाते हैं। वहाँ कैरोला बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसे उठाकर होटल ले आता है। उसे मलेरिया हो गया था। लेमालियन उसके लिए दवा लेकर आता है और ठीक होने तक उसकी देखभाल करता है। 2 दिनों में कैरोला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। वो स्विट्ज़रलैंड अपनी माँ के पास फ़ोन करके कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है, क्योंकि उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, और दूसरे दिन उसे नैरोबी हेडक्वार्टर से परमिट मिल जाता है। उसी दिन वो अपने लिए एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदती है, ताकि वो शहर जाकर अपने लिए सामान ले जा सके। वो मरालाई से अपने गाड़ी पर काफ़ी राशन भर देती है। वहाँ से आते वक्त लेमालियन गाड़ी ड्राइव करने की ज़िद करने लगता है।
कैरोला उसे ड्राइव करने देती है और वो गाड़ी को एक पेड़ में ले जाकर ठोक देता है और कैरोला उस पर चिल्लाने लगती है। और उस गाड़ी के पीछे कुछ मसाई महिलाएं भी बैठी थी और कैरोला के इस तरह चिल्लाने से लेमालियन को बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो उस गाड़ी से उतरकर जाने लगता है। कैरोला उससे माफ़ी मांगती है कि उसने गुस्से में उसे काफ़ी कुछ कह दिया। वहाँ से वो विलेज में आ जाते हैं। शाम कैरोला बताती है वो स्विट्ज़रलैंड वापस जा रही है। इस बात से लेमालियन दुखी हो जाता है। कैरोला बताती है वो स्विट्ज़रलैंड में अपना शॉप बेचने जा रही है। उसे बेचकर कुछ दिनों में वापस यहाँ आ जाएगी और वो ज़रूर वापस आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कैरोला स्विट्ज़रलैंड में अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही है। वहाँ वो बताती है कि वो शादी करने जा रही है और उसका नाम लेमालियन है और वो अपना शॉप बेचकर हमेशा के लिए केन्या शिफ्ट हो रही है। कैरोला ने अब लेमालियन के साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया था, पर उसका परिवार इस फैसले से खुश नहीं था और वो अपना शॉप बेचकर वापस आ जाती है। लेमालियन कैरोला को वहाँ देख खुश हो जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कैरोला कभी वापस आएगी। वो स्विट्ज़रलैंड से वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी तोहफे लेकर आई थी। दूसरे दिन हम देखते हैं कैरोला शादी के लिए तैयार हो रही है। लेमालियन उसे देख काफ़ी खुश होता है। शाम सारा मसाई समुदाय शादी की खुशहाली मनाता है। दूसरे दिन सुबह कैरोला देखती है काफ़ी मसाई महिलाएं एक झुग्गी के सामने इकट्ठा हैं। वहाँ वो देखती है एक लड़की पर विलेज की महिलाओं द्वारा सर्कमसिजन प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसे हम जेनिटल कटिंग के नाम से जानते हैं। ये देख वो काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। मसाई समुदाय का मानना है कि ऐसा करने से स्त्रियों में उठने वाली कामुकता नियंत्रित रहती है। कैरोला इस बारे में लेमालियन से पूछती है। वो बताता है कि शादी से पहले ये करना ज़रूरी होता है। इस पर कैरोला का कहना था कि अभी उसकी उम्र ही क्या है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर लेमालियन उसे मना कर देता है क्योंकि ये उनका पुराना रिवाज है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। कैरोला वहाँ से फादर पैटर के पास आ जाती है। बताती है कि उस लड़की को ब्लीडिंग हो रही है और वो मर भी सकती है। पैटर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ 20 साल से हूँ और ये रिवाज 1000 साल पुराना है। मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरे दिन वो एलिजाबेथ से मिलती है और बताती है कि वो बार्सिलोना में शॉप खोलने जा रही है क्योंकि उसे यहाँ सेटल होने के लिए एक इनकम सोर्स की ज़रूरत थी और आज वो शॉप की जगह देखने ही बार्सिलोना आई है। कैरोला लेमालियन को उस जगह ले आती है जहाँ वो शॉप खोलने वाली है, पर वो कहता है कि हमें शॉप की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बकरियां हैं चराने के लिए और हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। कैरोला उसे समझाती है वो सिर्फ जानवरों के मांस खाकर ज़िंदा नहीं रह सकते, उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए और चीज़ों की ज़रूरत है। लेमालियन काफ़ी सोच में पड़ जाता है। तभी एक लड़की वहाँ भागकर आती है और कैरोला को अपने साथ लेकर जाती है। एक महिला रास्ते में गिरी हुई तड़प रही थी। उसके बच्चे की ड्यू आ गई थी। वो महिला ब्रीच बर्थ में थी। नॉर्मल बर्थ में पहले बच्चे का सर बाहर आता है, पर ब्रीच बर्थ में बच्चे का निचला हिस्सा बाहर आता है और ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होता है जिसमें बच्चे और माँ दोनों के सर्वाइव चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कैरोला उस महिला को गाड़ी में उठाकर रखने के लिए लेमालियन की मदद मांगती है, पर वहाँ खड़ी कोई भी महिला उसे छूने को राजी नहीं थी। यहाँ तक कि लेमालियन भी उस महिला को छूने से मना करता है क्योंकि वो महिला एक डायन है। उसका जवाब सुनकर कैरोला काफ़ी चौंक जाती है कि एक महिला दर्द में है और ये कैसे लोग हैं जो पुरानी धारणाओं का चादर ओढ़े हुए हैं। वहाँ कैरोला की मदद को एक महिला आती है जो उसे यहाँ तक ले आई थी, पर दोनों उसे गाड़ी में उठाकर रखने में असमर्थ थे। आखिरकार लेमालियन उस महिला को गाड़ी में उठाकर रखता है और अपने हाथ को मिट्टी से साफ करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। ये देख कैरोला को काफ़ी शर्म महसूस होती है। वो वहाँ से उस महिला को बार्सिलोना हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर पथरीले रास्ते होने की वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो उतरकर उस गाड़ी का टायर बदलने लगती है। उस महिला की चीखें उसके कानों में लगातार सुनाई पड़ रही थी। उसकी ये हालत देख कैरोला रो पड़ती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी तरह वो महिला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, पर तब तक माँ बच्चे दोनों की मौत हो चुकी थी। वो उस बच्चे का शरीर देख काफ़ी दुखी हो जाती है। उसने ऐसे दिन की उम्मीद अपने सपने में भी नहीं की थी जहाँ वो वक्त के सामने इतना मजबूर हो जाएगी। उसकी गाड़ी का पिछला हिस्सा खून से सन गया था। साफ करते वक्त एलिजाबेथ वहाँ आ जाती है। वो कैरोला को काफ़ी दुखी देखती है। उसके पूछने पर वो रो पड़ती है।
एलिजाबेथ कहती है यहाँ कभी कभी ज़िंदगी काफ़ी आसान है और कभी कभी ज़्यादा मुश्किल। जितना ही इंसान इसे समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जाता है। हम देखते हैं कैरोला ने मरालाई में शॉप खोल ली है। वहाँ ट्रक का ड्राइवर उसके शॉप का सामान पहुँचाने आया था। कैरोला उस शख्स से हिसाब किताब कर रही थी। उसे बात करता देख लेमालिन को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका कैरोला से किसी के साथ हंसकर बात करना पसंद नहीं था, पर कैरोला का कोई गलत इरादा नहीं था। उसी दिन मिनी चीफ अपने भतीजे को लेकर उसकी शॉप पर आ जाता है। वो कैरोला से कहता है कि वो उसके भतीजे को असिस्टेंट के लिए शॉप पर रख दे, क्योंकि वो हिसाब किताब में काफ़ी अच्छा है। कैरोला भी उसे रख लेती है, इससे उसकी भी काम में मदद हो जाएगी। उस दिन उसके शॉप पर काफ़ी लोग खरीदारी करने आए थे। ये देख वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ चीफ का भतीजा माइक भी काम नहीं कर रहा था, जिस तरह से उसके अंकल ने उसकी तारीफ़ की थी। उसी दिन शॉप पर पैटर भी आया था। शाम वो कैरोला को समझाता है कि उसे किसी पुरुष के साथ इस तरह से हंसकर बात नहीं करना चाहिए, इसे यहाँ गलत समझा जाता है। हम देखते हैं अब बरसात का मौसम आ गया है और कैरोला प्रेग्नेंट है। लेमालिन दिन भर अपने दोस्तों के साथ झुग्गी में बैठकर बियर पीता था और उन्हें भी मुफ्त में पिलाता था। सारा काम कैरोला खुद करती थी, जैसे लेमालिन को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। एक दिन लेमालिन शॉप में आता है। वो देखता है पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे लगता है कैरोला से मिलने कोई आया था। अब वो उस पर शक करने लगा था। कैरोला को कुछ समझ नहीं आता है, ये लेमालिन कैसी बातें कर रहा है। वो इनकार करती है कि यहाँ कोई भी नहीं आया था और कैरोला प्रेग्नेंट थी। वो उसके बारे में ऐसी सोच अपने मन में ला भी कैसे सकता है। इस बात से कैरोला काफ़ी दुखी हो जाती है। दूसरे दिन कैरोला को पता चलता है लेमालिन उससे छिपकर अपने दोस्तों को उधार पर सामान देता है। इस वजह से उसे शॉप में काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये बात वो लेमालिन से पूछती है और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करता है। कैरोला उसे समझाती है कि वो ऐसे किसी को उधार नहीं दे सकते, इससे उन्हें व्यापार में नुकसान होगा। पर लेमालिन कहता है वो स्विट्ज़रलैंड से और पैसे ला सकती है, उसके पास काफ़ी पैसे हैं। कैरोला उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे समझाकर थक गई थी। लेमालिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। कैरोला उसे मनाने जाती है। ये लेमालिन का हर बार का हो गया था, अपनी गलती पर गुस्सा हो जाना। दूसरे दिन कैरोला को अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बच्चे की ड्यू आ गई थी। वो काफ़ी दर्द में थी, पर डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय वो मसाई महिलाएं उसे सहला रही थी। कैरोला काफ़ी डर रही थी, कहीं उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। फादर पैटर इमरजेंसी में फ्लाइंग डॉक्टर की टीम बुलाता है और प्लेन से कैरोला को शहर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पैटर बताता है कैरोला ने एक बच्ची को जन्म दिया है और अब वो खतरे से बाहर है। वो दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और दोनों को ठीक देख काफ़ी खुश होता है। दूसरे दिन कैरोला घर आ जाती है। वो शॉप पर जाती है, देखती है दुकान का सारा सामान खाली है और लेमालिन दुकान के कुछ पैसे चीफ को दे रहा था। कैरोला के पूछने पर लेमालिन बताता है हम चीफ को प्रोटेक्शन के पैसे दे रहे हैं। कैरोला चीफ से वो पैसे ले लेती है। उसे पता चल जाता है चीफ लेमालिन को बहकाकर पैसे लेता है। अब कैरोला ने शॉप की जिम्मेदारी खुद ले ली थी और हर किसी को उधार देने से मना कर दिया था। चीफ का भतीजा भी कुछ काम नहीं करता था, दिन भर बैठ के सिर्फ बियर पीता था। कैरोला उसे काम से निकाल देती है। इस बात से लेमालिन खुश नहीं था। रात चीफ का भतीजा खंजर लेकर कैरोला को मारने आ जाता है। तभी वहाँ लेमालिन आ जाता है और उसे बहुत मारता है। पर जब वो लेमालिन को रोकने जाती है तो वो उस पर ही गुस्सा हो जाता है कि ये सब उसके वजह से हो रहा है। दूसरे दिन मसाई समुदाय का मुखिया सभा बुलाता है और फैसला सुनाता है। कैरोला मिनी चीफ को 2 बकरियां हर्जाने के तौर पर देगी, क्योंकि उसने उसके भतीजे को काम से निकाल दिया था, और मिनी चीफ कैरोला को 5 बकरियां देगा, क्योंकि उसके भतीजे ने कैरोला पर जानलेवा हमला किया था। अब कैरोला और लेमालिन में दूरियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार कैरोला को मानता है। लेमालिन को ऐसा लगने लगा था वो अब अपने संस्कृति से भटक रहा है। कैरोला को भी लगता था लेमालिन का गुस्सा जायज़ है। हम देखते हैं वक्त बीत चुका है। कैरोला की बेटी अब 4 साल की हो चुकी है, पर अब भी कुछ नहीं बदला है। अगर कोई शख्स शॉप पर कैरोला से हंसकर बात करता तो लेमालिन उसे शक की निगाह से देखता, पर कैरोला उसे हर बार समझाती कि वो किसी पुरुष को उस नज़र से नहीं देखती है जैसे कि वो लेमालिन को देखती है। कैरोला अपनी बच्ची के साथ मारालाई में ही रहती है, पर लेमालिन कैरोला के मना करने के बाद भी बच्ची को अपने विलेज लेकर चला जाता है। शाम कैरोला वहाँ अपनी बच्ची को लेने आ जाती है, पर लेमालिन उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है।
लेमालियन कहता है वो सभी को मार देगा जिससे भी वो बात करती है। केरला उसे ऐसा करने से रोकती है। इस पर लेमालियन उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। गुस्से में केरला भी उसे थप्पड़ मार देती है। लेमालियन केरला को जान से मार देना चाहता था। तभी कुछ विलेज के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। केरला काफ़ी दुखी हो जाती है। आज पहली बार लेमालियन ने उस पर हाथ उठाया था। उसने ऐसी ज़िंदगी की कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दूसरे दिन लेमालियन अपने सर के सारे बाल काट लेता है और शॉप में आ जाता है। शायद अब केरला उसे पसंद करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जैसा भी था केरला को पसंद था। दूसरे दिन केरला बताती है कि वो अपनी माँ से मिलने स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं। कुछ दिनों में वापस आ जाएगी और वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जा रही है। लेमालियन दोनों को लेकर संबूरू लैंड बस स्टॉप आ जाता है। लेमालियन जानता था कि शायद अब केरला कभी लौटकर वापस नहीं आएगी, फिर भी वो उसे नहीं रोकता और वो ये बात केरला से भी कहता है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। इस बात का उसे पता है, पर केरला उसका कोई जवाब नहीं देती और बस में बैठ जाती है। लेमालियन उस जाती हुई बस को देखता रह जाता है। शायद ही अब वो कभी उनसे मिल पाएगा। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म कोरिन हॉफमैन के जीवन पर आधारित एक सच्ची कहानी है। इस फिल्म का अडाप्टेशन कोरिन हॉफमैन की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल पर बेस्ड है, जिसे उन्होंने 1988 में पब्लिश किया था। इस नोवेल में कोरिन ने केन्या में होने वाली सभी घटनाओं का जिक्र किया है। केन्या से जाने के बाद कोरिन वापस कभी लौटकर नहीं गई। मेरे हिसाब से वो सभ्यता अधूरी है जहाँ महिलाओं को एक डायन की नज़र से देखा जाता हो और उन्हें समाज में बराबर का हक ना हो। इस दुनिया में कुछ ऐसी पुरानी सभ्यता है जो गलत धारणाओं का शिकार है। हजारों सालों से उनकी पीढ़ी उसी प्रथा को फॉलो करते आ रही है। उन्होंने कभी उसमें बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। वैसे ये फिल्म एक प्रेम कहानी थी, पर प्रेम का सही अर्थ यही है कि आप अपने प्रेम को जाने दें, जिसमें कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो। लेमालियन ने भी वही किया। उसे पता था कि केरला अब वापस नहीं आएगी, फिर भी उसने उसे जाने दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।